नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। इकोनॉमिक्स की ये सेकेंड क्लास होने वाली है। यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे एनसीईआरटी के बुक से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का, तो आप इस बुक को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय इक्वल टू होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। याद रखेंगे, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। पीसी महालनोबिस हैं नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष, जो कि 1949 में बनी थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। ये दोनों प्रमुख कारण हैं। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है, तो घरेलू क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, भौतिक परिसंपत्तियों का सर्वाधिक हिस्सा है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो आंसर याद रखेंगे, बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1876 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये बॉक्स दिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे सीधे इससे प्रश्न एग्जाम में बनता है। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा औसत प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है आकलन। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ इसे शॉर्ट में कहते हैं, तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना इन दोनों का विलय करके। अगला पॉइंट देखेंगे, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, हिंदू ग्रोथ रेट। MCA 21 यानी मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, यह कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है, एक खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय Y से क्या तात्पर्य होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे C + I + G प्लस ब्रैकेट में X - M, जहाँ सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू C से याद रखेंगे उपभोग होता है, जिसे इंग्लिश में कंजम्पशन कहा जाता है। I से होता है सकल निवेश, इंग्लिश में याद रखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सरकारी व्यय, जिसे आप G से याद रखेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। एंड निर्यात होता है X इक्वल टू एक्सपोर्ट और -M इक्वल टू होता है इम्पोर्ट। अगला पॉइंट, सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। यहाँ पे आप याद रखेंगे 5th नंबर की अर्थव्यवस्था है भारत की। अगला पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं नॉमिनल GDP। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर से प्राप्त होता है।
अगला पॉइंट, भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का 46% योगदान है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? यह राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे GNP कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? आंसर होगा इसका सी रंगराजन समिति। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। GDP के आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? 2011-12 किया गया। अगला पॉइंट इसी के साथ देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यानी CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला पॉइंट नीचे दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आर्थिक नियोजन अगली टॉपिक हमारी होगी, जो कि इससे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बेहद ही ध्यान से देखना है सभी पॉइंट्स को। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो मात्र इन्हीं सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। इसे कहते हैं आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो याद रखेंगे सर M विश्वेश्वरैया ने तैयार की थी 1934 में। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित की 1944 में गांधीवादी योजना। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? यह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, जिसे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। अगला पॉइंट, नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 को नियोजित विकास मॉडल लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो यह हेरा-डोमर योजना पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? याद रखेंगे प्रथम योजना में किया गया था अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास करना मुख्य प्राथमिकता थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? राइट आंसर इसका होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प लिया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो PC महालनोबिस को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहते हैं। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावित थी? 1978 से 80 तक अनवरत योजना प्रभावित थी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगला पॉइंट होगा, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो आंसर याद रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मीडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार TD लकड़ावाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे और याद रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यह DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन क्या होता है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में स्वपोषित विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर होगा। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अपनी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका प्रमुख नारा था गरीबी हटाओ। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर होगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975 में किया गया 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई है? तो इसमें संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे इसी के साथ, भारतीय संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। आपको एक एक पॉइंट को बेहद ही ध्यान से देखना है और इसे याद भी रखना है। योजना और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 1956 तक चली। इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा याद रखेंगे, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण। तीसरा है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि।